creation of God through elements and chemical reactions. Explore on Chemi God. स्वागत है आपका। मैं हूं आलोक शर्मा और इस वीडियो में मैं KVPY के बारे में समस्त जानकारी देने वाला हूं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कोविड-19 के चलते इस वर्ष इंटरव्यू नहीं होंगे और मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट यानी लिखित परीक्षा के आधार पर ही बनेगी। और उससे भी महत्वपूर्ण सूचना है, जल्दी कीजिए, अंतिम तिथि है 30 अक्टूबर 2020। तो आप तुरंत इस फॉर्म को भरिए। कैसे फॉर्म भरना है वो मैं बताऊंगा। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं नंबर 1 कि कौन बच्चा इस KVPY में शामिल हो सकता है, उसके लिए योग्यता क्या है, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी प्रति वर्ष, और पेपर जो आप देने जा रहे हैं उस पेपर में कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद अगला है कि आप KVPY पास कर लेते हैं तो आपको कहाँ एडमिशन कैसे मिलेगा, और इसमें एक शिविर भी होता है। KVPY को संचालित कौन करता है, इस प्रकार और भी अन्य जानकारियाँ मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। और फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी संभाल के रखनी है और कहाँ भरना है, कैसे भरना है, सब बताऊंगा। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले KVPY। KVPY का अर्थ क्या है? किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। इसे कौन संचालित करता है? इसे संचालित करती है कोर कमेटी। कोर कमेटी के कन्वीनर और उसका स्टाफ IISc बेंगलुरु का स्टाफ होता है। IISc बेंगलुरु के जो डायरेक्टर हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वे मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष होते हैं जो कोर कमेटी को विभिन्न मामलों में सलाह देते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर कौन होता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसने ये KVPY शुरू किया है, और फंड भी DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। और सबसे ऊपर जो राष्ट्रीय स्तर की कमेटी है वो NAC है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, जिसने DST को कहा था कि देश में जो प्रतिभाएं हैं वो रिसर्च क्षेत्र की तरफ जाएं या उनको पहचाना जाए और उनकी रुचि के अनुसार उनका चयन किया जाए। तो इसके बारे में NAC ने DST को कहा था। मैं शुरू करता हूँ वीडियो। मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले स्कॉलरशिप से। स्कॉलरशिप आपको BSc या MSc करने के लिए दी जाती है। इसमें आप जो बेसिक साइंस है ना, जैसे BSc बायोलॉजी, BSc मैथ्स, इस तरह के कोर्सेज के लिए ही आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो अगर आप BSc कर रहे हैं फ्यूचर में तो आपको छात्रवृत्ति मिलेगी 5,000 प्रति माह। तो एक साल के कितने हो गए? 60,000 प्लस 20,000 कंटीजेंसी के मिलेंगे। तो कुल मिला के BSc करने वाले को प्रति वर्ष 80,000 रुपये मिलेंगे। पर इसके लिए क्या है, आपको अपनी योग्यता भी प्रदर्शित करनी पड़ेगी। अगले साल अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको कुछ निश्चित प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जैसे प्रोजेक्ट बनाना होता है, और इसके बारे में आपको वो संस्था संपूर्ण गाइडेंस देगी। इसके लिए आपका शिविर भी आयोजित करती है 3 दिन का, और जिसमें जो नोबेल लॉरेट्स आते हैं, विदेशों से भी आते हैं और भारत से भी आते हैं, और उनसे आपका इंटरेक्शन करवाते हैं, उनसे आप रूबरू होकर बात कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप MSc करना चाहते हैं तो आपको 7,000 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी 12 महीने की कितनी हो गई? 84,000 प्लस 28,000 कंटीजेंसी के, कुल मिला के आपको 1,12,000 रुपये MSc करने के लिए मिलेंगे। और इसके बाद अगला है कि कौन बच्चा इस परीक्षा को दे सकता है। इसमें 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है SA कैटेगरी में वो बच्चा जिसने अभी 10वीं की परीक्षा दी है और उसने 11वीं में एडमिशन ले लिया है। तो ये कैटेगरी वाले बच्चे SA कैटेगरी में अपना फॉर्म भरेंगे। उसके बाद है SX कैटेगरी। SX कैटेगरी है जिसने अभी 12वीं में एडमिशन लिया है और वो 12वीं परीक्षा देने जा रहा है। फिर तीसरा है SB कैटेगरी। SB कैटेगरी यानी आप 12th क्लास पास कर चुके हैं, यानी आप अपने इंस्टीट्यूट के एलुमनाई हो चुके हैं और आपने एडमिशन ले लिया है BSc फर्स्ट ईयर में, तो आप कैटेगरी में आते हैं SB कैटेगरी। तो ये 3 प्रकार की कैटेगरी है जिसके अंतर्गत आप फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं आता हूँ सिलेबस पर। सिलेबस क्या है कि SA कैटेगरी का सिलेबस होता है 10वीं के लेवल का,
ठीक है। और इसमें जो जो दूसरी कैटेगरी एसएक्स एंड एसबी कैटेगरी, उसमें सिलेबस होता है 12वीं के लेवल का। लेकिन जो परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो थोड़े से स्टैंडर्ड के आते हैं, जिसमें आपका दिमाग का मंथन हो। सिलेबस वही रहता है, सिलेबस कहीं बाहर से नहीं आता, परंतु उसकी जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है वो थोड़ी सी अलग प्रकार की होती है, जिससे आप सब बच्चों से अलग किए जा सकें कि आप विशेष रूप से प्रतिभावान छात्र हैं। नाउ सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्टूडेंट जो ऐसे कैटेगरी में यानी 11वीं क्लास में वो पढ़ रहे हैं, उनके 10th स्टैंडर्ड में साइंस और मैथ्स में 75% मार्क्स होने चाहिए यदि वो जनरल कैटेगरी के हैं, और 60% मार्क्स होने चाहिए यदि वो SC या ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं। और जब वो 12वीं परीक्षा पास करेंगे फ्यूचर में, तब उनके साइंस सब्जेक्ट्स में 60% तो जनरल के आने चाहिए और SC ST PWD कैटेगरी के 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। इसी प्रकार SX कैटेगरी में वो बच्चे हैं जो इस समय 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और उनके 10th स्टैंडर्ड जो वो परीक्षा दे चुके हैं उसमें 75% जनरल के, 65% SC ST PWD कैंडिडेट्स के होने चाहिए। और अभी जो परीक्षा वो 12th की देने जाएंगे इस साल, उसमें 60% मार्क्स जनरल के आने चाहिए और SC ST PWD के 50% मार्क्स आने चाहिए मिनिमम। और अगर आप BSc पार्ट फर्स्ट में पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो आप SB कैटेगरी के हैं और उस स्थिति में आपने जो 12वीं की परीक्षा पास कर ली है उसमें आपके 60% तो साइंस सब्जेक्ट्स में जनरल कैंडिडेट के चाहिए और 50% ये SC ST PWD कैंडिडेट्स के चाहिए। और आप जो BSc पार्ट फर्स्ट की परीक्षा देंगे उसमें आपके 60% जनरल बच्चों के चाहिए, 50% SC ST PWD के चाहिए। तो ये क्राइटेरिया आप तय कर लें। इसमें से आप जैसे ये एग्ज़ाम फ्यूचर में देंगे, जो 11वीं में पढ़ रहे हैं, 12वीं वाले इस साल देंगे और फर्स्ट ईयर वाले ये 12th का दे चुके हैं। तो इस हिसाब से अपना क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा। अब पेपर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कैटेगरी जो SA है, जिसमें स्टूडेंट 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, उनमें क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का आएगा, जिसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में देखिए 4 सब्जेक्ट होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स। इनका लेवल होगा 10th स्टैंडर्ड। 10वीं के लेवल के आएंगे। प्रत्येक भाग से 15 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और गणित, ये चारों 15-15 नंबर के होंगे। तो कुल अंक 60 अंक हो गए। तो 60 नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो प्रत्येक 1 नंबर का होगा। पार्ट B में देखते हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स जो कि 10th स्टैंडर्ड के ही हैं, उनमें सभी में 5-5 प्रश्न आएंगे सभी हिस्सों से, और एक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो जैसे केमिस्ट्री कितने अंक की होगी, 10 नंबर की केमिस्ट्री, फिजिक्स 10 नंबर की, बायोलॉजी 10 नंबर की, मैथ्स 10 नंबर की, तो टोटल कितने हुए 40 नंबर। तो आप देखिए 60 प्रश्न 1 अंक के हैं और 2 अंकों के 20 प्रश्न हैं, टोटल 40 नंबर है, कुल अंक हो गए 100 अंक। तो ये स्ट्रक्चर था ऐसे का। इसके बाद आते हैं हम दूसरा लेवल SB, जिसमें बच्चे 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, और SX जिसमें बच्चे BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। सिलेबस वही दोनों में 12th स्टैंडर्ड का आएगा। इसमें भी 2 पार्ट हैं। पार्ट A जिसमें देखिए 4 सब्जेक्ट हैं और 4 सब्जेक्ट आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। लेकिन आपको उनमें से 3 सब्जेक्ट ही चुनने हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन हो गए और बायोलॉजी मैथ्स में से आप एक सब्जेक्ट चुनेंगे। टोटल 3 सब्जेक्ट हो गए। तो 3 सब्जेक्ट के 20-20 प्रश्न आएंगे, कुल प्रश्न हो जाएंगे 60 और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। तो नीचे देखिए स्पष्ट किया हुआ है कि आप यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेंगे और या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को चूज़ करेंगे। और अब सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। पार्ट B में 2 सब्जेक्ट ही आपको चुनने हैं। कितने में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स।
इन चारों सब्जेक्ट में से आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं पेपर के समय। ये नहीं हो सकता कि आपने कुछ प्रश्न एक फिजिक्स के कर लिए, कुछ केमिस्ट्री के कर लिए, कुछ बायोलॉजी के कर लिए, कुछ मैथ्स के। आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही चयन करने पड़ेंगे उस समय। और देखिए दोनों सब्जेक्ट में 10 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का है तो 20 अंक हो गए। मान लीजिए आपने फिजिक्स चयन किया तो फिजिक्स के 10 प्रश्न 20 नंबर के, और केमिस्ट्री चयन किया तो केमिस्ट्री के 10 प्रश्न 20 नंबर के, टोटल 40 नंबर हो गए। तो पहले पार्ट में 60 नंबर थे, दूसरे पार्ट में 40, टोटल 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। अब आपको और बता दूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है? 25% नेगेटिव मार्किंग होगी। 25% का मतलब यदि आपका प्रश्न 1 नंबर का है तो गलत प्रश्न करने पर आपके 0.25 नंबर कट जाएंगे रॉन्ग आंसर के लिए। सही किया तो 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया, अटैम्प्ट नहीं किया, तो 0 नंबर होंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। इसी तरह का अगर आपका प्रश्न 2 नंबर का है, अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो गलत करने पर 0.5 अंक कटेंगे, जो कि 25% हो गया, और 2 नंबर मिलेगा आपको सही उत्तर देने पर। ये पार्ट बी के बारे में है। और 0 नंबर अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया है, आपने प्रश्न को एज इट इज छोड़ दिया है। अब आप जानना चाहेंगे कि रिजल्ट कहाँ पर आएगा? वेबसाइट पर भी दिया जाएगा और आपके पते पर ईमेल कर दिया जाएगा। देखिए हमेशा के लिए पैटर्न क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट के 75% मार्क्स आपके काउंट होते हैं, इंटरव्यू के 25%, और इस तरह से फाइनल मेरिट बनती है जिसे फेलोशिप मिलती है। लेकिन इस बार ये इंटरव्यू नहीं हो रहा है, सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट देश में 350 सेंटर हैं जहाँ पर होता है, जिसकी लिस्ट मैं अभी आपको बता दूंगा इस वीडियो के एंड में। और 25% जो इंटरव्यू के होते हैं उसके लिए देश में 24 सेंटर बनाए हुए हैं। तो वहाँ 24 सेंटर्स में से आपको कोई सेंटर अलॉट किया जाएगा, उसका समय और तारीख आपको पहले ही बता दी जाएगी। तो आप वहाँ जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। पर इस साल ये इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। आप देखिए कि एप्टीट्यूड टेस्ट में लगभग 4000 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू के पश्चात फिर स्क्रीनिंग होती है, उसमें से 2 से 3 हज़ार बच्चों को जो फेलोशिप अवार्ड के लिए चयनित किया जाता है। और ये 2 से 3 हज़ार बच्चे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। शर्त क्या है कि इन्हें बीएससी पार्ट फर्स्ट में एडमिशन लेना है और अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है, ये शर्त होती है। अब इस शर्त को ही कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ फेलोशिप। एक्टिवेशन ऑफ फेलोशिप। तो इसमें आप देखिए टोटल आपको 5 साल के लिए फेलोशिप दी जाती है। अगर आप बीएससी करते हैं तो 3 साल तक आपको फेलोशिप दी जाएगी, यानी जो स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर आप फिर फर्दर एमएससी करते हैं तो 2 साल के लिए आपको फेलोशिप दी जाएगी। यानी केवीपीवाई पास करने पर, उसकी मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होने पर आपको कुल 5 वर्षों तक स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। बशर्ते आपका परफॉर्मेंस आप फेल हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति को स्कॉलरशिप थोड़ी मिलेगी। और इसके साथ ही आपको एक कैंप अटेंड करना पड़ता है 3 दिन का, जो आईआईएससी बेंगलुरु में आयोजित होता है। उसका नाम है विजोशी कैंप। विजोशी माने VIJ माने विज्ञान, VI फॉर विज्ञान, JY और ज्योति, SHI शिविर। विज्ञान ज्योति शिविर को संक्षेप में कहते हैं विजोशी शिविर। इसमें आपको बड़े बड़े वैज्ञानिकों से, देश विदेश के वैज्ञानिकों से आपको मिलने का मौका मिलता है पर्सनली, और उनके व्याख्यान सुनने को मिलते हैं। अब देखिए एडमिशन आफ्टर सक्सेस इन केवीपीवाई। अगर आपने केवीपीवाई की फेलोशिप प्राप्त कर ली है तो आप देखिए केवीपीवाई इज़ नॉट एजेंसी फॉर एडमिशन इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। केवीपीवाई आपका कहीं एडमिशन नहीं करवाती है, तो आप केवीपीवाई से संपर्क न करें। क्या करें? टेक एडमिशन इन इंस्टीट्यूट ऑफ योर चॉइस, यानी आपको जिसमें अच्छा लगे उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप एडमिशन लें। और कन्फ्यूज़न कहाँ पैदा होता है कि कुछ ICSER या IISc जैसे या कुछ और रेपुटेड इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या करते हैं कि जब वो एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के लिए वो केवीपीवाई की रैंक को आधार बनाते हैं। तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि केवीपीवाई के रैंक के आधार पर आपका एडमिशन हो रहा है तो ये केवीपीवाई करवा रही। नहीं,
ये अदर इंस्टीट्यूट होते हैं जो अपने लेवल पर ऐसा करते हैं। बाकी सामान्य इंस्टीट्यूट में आप कहीं भी भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले लीजिए, आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। आपको अप्लाई कैसे करना है? आपको इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है, जिसकी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट थी 6/9/2020। लास्ट डेट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, 30 अक्टूबर है 2020। तो इससे पहले पहले आप भर लें। उसके बाद एग्ज़ाम डेट है अगले साल 2021 की 31 जनवरी को आपकी परीक्षा होगी। ये ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसके लिए आपको टेस्ट सेंटर पर जाना पड़ेगा और इसमें 350 टेस्ट सेंटर हैं जो आपके निकटतम है। उसकी लिस्ट मैं इस वीडियो के एंड में दे रहा हूँ। फीस जनरल बच्चे की 1250 रुपये लगेगी और SC ST और PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो हैंडीकेप्ड जिनको कहते थे, उनके लिए नई टर्म है PWD, और इनकी फ़ीस लगेगी 600 रुपये। और ये पेमेंट आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, या तो आप क्रेडिट कार्ड से करिए, या आपके पास ATM कार्ड होता है जिसे ATM कम डेबिट कार्ड कहते हैं, या ऑनलाइन यानी नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। यदि आप KVPY के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं या ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस एड्रेस पर जाइए http://kvpy.iisc.ernet.in, और ये आप KVPY गूगल ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो ये एड्रेस आपके सामने आ जाएगा। वो भी एक आसान तरीका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं तो आप इसी वेबसाइट पर जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी कि आपको एडमिट कार्ड जनवरी के 2nd वीक में भेज दिए जाएंगे। कंपटीशन की तैयारी से पहले आपको यह जान लेना भी ज़रूरी है कि आपका मुकाबला किन से हो रहा है। देखिए, 1999 में पहली बार टेस्ट हुआ था जहां पर 5000 के लगभग विद्यार्थी थे, जो 10 साल बाद बढ़ के 30,000 विद्यार्थी हो गए इस परीक्षा में भाग लेने वाले। और अब देखिए 2019 यानी पिछले साल 1,78,606 लोगों ने ये परीक्षा दी थी। तो आपका मुकाबला इन लोगों से है, उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो परीक्षा की प्रक्रिया समाप्त होने तक, आपको फेलोशिप मिलने तक आपके पास होना चाहिए। ईमेल एड्रेस आपका वैलिड होना चाहिए, नहीं है तो आप स्वयं का ईमेल एड्रेस बना लीजिए और उसका पासवर्ड संभाल कर रखिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन्हीं 2 चीज़ों पर भेजी जाएगी। जब आपका इन 2 चीज़ों से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आपका बायोडाटा वाला जो पेज खुलेगा। तो इसमें आपको 3 चीज़ें डालनी हैं। एक तो आपकी फ़ोटो की स्कैन कॉपी, ये पहले से तैयार करके रखें कंप्यूटर या मोबाइल में जिससे भी आप भर रहे हैं। सिग्नेचर की स्कैन कॉपी, और अगर आप SC या ST या PWD यानी हैंडीकेप्ड कैंडिडेट हैं तो उसका सर्टिफिकेट केंद्र सरकार के अनुसार जो होना चाहिए वो वैलिड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। फ़ोटो 150 KB से कम होनी चाहिए, सिग्नेचर 80 KB से कम होना चाहिए, और फॉर्मेट आपका होना चाहिए JPG या JPEG। और जब ये स्टेप हो तो इसके तुरंत बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और इसमें गैप नहीं रखेंगे। अगर आपका बायोडाटा फॉर्म पूरा हो गया है, ये 2nd फेज़, तो 3rd फेज़ जितनी जल्दी हो कंप्लीट कीजिए। और फीस जिस तरीके से मैंने बताई है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट का ATM कार्ड, या आपका ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। और एक बार आपका पेमेंट हो गया तो किसी भी सूरत में दोबारा वापस नहीं किया जाएगा आपको। इस वर्ष हाई कोर्ट के निर्देशानुसार ये 2 कैटेगरी के लोग भी परीक्षा के हकदार हैं। OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो देखिए OCI लोग वो हैं जो 26 जनवरी 1950 के बाद कभी भारत में रहे हैं, मतलब भारत के नागरिक थे, या वो ऐसे भूभाग पर रहते थे जो भूभाग भारत में 15 अगस्त 1947 को मिल गया। तो वे, और ऐसे ही उनके जो रिलेटिव हैं, उनके पुत्र पुत्रियाँ, सन डॉटर, पोता पोती, पड़पोता पड़पोती, ग्रेट ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, या माता या पिता में से एक OCI कार्ड होल्डर हो और उनकी शादी को कम से कम 2 साल हो गए, ऐसा सेक्शन 7A के अंडर है। आप डिटेल में जाके वेबसाइट पर पता कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसमें सिर्फ वो देश शामिल नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान, भूटान, श्रीलंका एंड नेपाल, इन देशों के अलावा जो भी लोग कभी भी भारत के पासपोर्ट होल्डर थे किसी भी समय, वो PIO के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही उनके
जो पुत्र पुत्री पोता पोती पड़पोता पड़पोती भी इस कैटेगरी में आते हैं और उनकी पत्नी भी इस कैटेगरी में आती है। यह व्यवस्था अभी हाईकोर्ट के निर्देशानुसार की गई है। आगे ये व्यवस्था क्या रहती है उस पर हमें देखना है। ये इंटरिम ऑर्डर ही पास हुआ है, परमानेंट ऑर्डर नहीं है। तो ये थी KVPY की पूरी प्रक्रिया। एक चीज़ रह गई कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। इसका मुझे समय मिला तो मैं एक वीडियो अलग से आपको बनाऊंगा स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको एप्लीकेशन भरना सिखाऊंगा। और अगर आप मुझे और कुछ सुझाव देना चाहते हैं या इसी तरह के और वीडियो अदर एग्ज़ाम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके वो सारे वीडियो बना सकूँ। और एक बार आप इंस्ट्रक्शंस हैं वो KVPY की वेबसाइट से लोड कर लीजिए, वहाँ जाके अच्छी तरह से पढ़ लीजिए ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न न हो, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ वही है। धन्यवाद, आपका सिलेक्शन हो। इसी शुभकामनाओं के साथ तैमी गॉड पर बाय।